उनके अंदर वो फीलिंग्स, वो अट्रैक्शन, वो प्यार, वो सारी चीज़ें, वो इमोशंस, वो कहाँ गए सब। और यहाँ पर श्रद्धा तो रिलेशन अपना निभा रही थी, वो तो उसके साथ रह रही थी, वो तो उसके साथ शादी करके आगे अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन इस क्रिमिनल माइंडसेट के व्यक्ति ने क्या किया, मारा और उसके 35 टुकड़े कर दिए। नहीं हो सकता जिन अदर गर्ल्स के साथ वो अदर जो भी ऐप थे उनके थ्रू मिलता था, उनमें से क्या वो सारी लड़कियां सही सलामत हैं? हाँ। तो पुलिस कस्टडी में दी गई आज की भी कन्फेशन उसकी एडमिसेबल नहीं मानी जाएगी। तो डेफिनेटली आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और ये प्रोविजन भी है, क्योंकि ये सारी कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। वाकर केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पुणे वाले को हर कोई जल्द से जल्द उसके की सजा दिलाना चाहता है, लेकिन आफ्ताब इतना सातिर है कि पुलिस को लगातार बरगलाए रखे हुए है, सबूत नहीं मिल पा रहा, पुलिस खाक छान रही है। अब आफ्ताब के वकील ने कहा कि वो परिवार से मिलना चाहता है, अदालत ने परिवार से मिलने की परमिशन भी दे दी। यानी इस पूरे मामले में आफ्ताब अब बचने के रास्ते खोज रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए सीमा समृद्धि कुशवाहा निर्भया केस की लॉयर रही हैं, निर्भया के आरोपियों को उनके की सजा दिलवा चुकी हैं। ये बहुत हीनियस क्राइम है, एक लड़की के साथ जिस तरह से हुआ, देश की तमाम लड़की, हर पेरेंट आहत है। सीमा जी से बात करेंगे, इस केस को कैसे देखती हैं और इस केस के भविष्य को लेकर क्या सोचती हैं। सीमा जी, ये केस आपकी जानकारी में जरूर आया होगा कि किस तरह से एक लड़की के साथ इतनी विभत्स घटना हुई, बताइए। पहली बात तो ये है कि एज ए सोसाइटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम फेल हो चुके हैं। अगर एज ए सोसाइटी फेल नहीं हुए होते, चाहे वो आफ्ताब की पूरी अपब्रिंगिंग हो और इस हीनियस क्राइम को वो कर रहा है, तो उसके अंदर क्या मानवता मर गई थी। और उसने श्रद्धा के का मर्डर करने के बाद उसके 35 टुकड़े किए, उसका ये माइंडसेट कहाँ से आया, इतना क्रूअल वो कैसे हो गया, हमारी सोसाइटी का वो भी पार्ट। तो और उसके बाद जब श्रद्धा के फादर की वो बात, उनकी रिकॉर्डिंग वो सुनी, सारी चीज़ें कि कितना पेन में है वो, कितना परेशान है वो, और कौन व्यक्ति किस पर विश्वास करेगा। विश्वास की मौत सीमा जी, वो लड़की इस पर विश्वास करके यहाँ तक चली आई। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूँ कि चाहे मैट्रिमोनियल केसेस हों, 304 बी के जो मैटर आते हैं दहेज हत्या के, एक बेटी विदा होकर के दूसरे घर में जा रही, और जिस घर में वो आजीवन रहने के लिए अपने घर से जा रही है, और वहाँ पर दहेज के लिए उसको कभी फांसी के फंदे पर टांग दिया जा रहा है, कभी गैस सिलेंडर फट जा रहा है, और वो बेटी इस दुनिया से चली जा रही। वो एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन में जा रही, जहाँ पर ये विश्वास दिलाया जाता कि आजीवन वो उनको रिस्पेक्ट से रखेंगे, उसकी सुरक्षा रखेंगे, लेकिन वही लोग मार दे रहे हैं। श्रद्धा वाले केस की बात करें, ये लोग लिव इन में रहते थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने श्रद्धा के करैक्टर को लेकर की लोगों ने भी उस पर क्वेश्चन मार्क किए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो कि सिटिंग मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इनसे ये पूछा जाए, क्या आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं कर रहे? क्योंकि ये जजमेंट जो है, ये लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, उनके पास ये केस था, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की हमारी सोसाइटी चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे, नए नए इन्वेंशन हो रहे, नई चीज़ें आ रही हैं, लोगों को अपना फोकस कैरियर की तरफ ज़्यादा हो गया है, फैमिली लाइफ को उस तरीके से, तो फिर चीज़ें बदली और सुप्रीम कोर्ट भी प्रोग्रेसिव माइंड से उन्होंने तो मैडम शादीशुदा महिलाओं को मारा जा रहा है, लिविंग को दोष देने से चीजें थोड़ी बदलेंगी। हाँ तो हाँ, ये अब जो लोग लिव इन को दोष दे रहे हैं, तो उनसे यही सवाल है कि आखिर फिर उस बेटी को क्यों मार दिया जा रहा है जो ज्योति कानपुर में मर्डर केस हुआ था, उनके हस्बैंड ने उसी कार में बैठा हुआ वो बच जाता है और चाकुओं से उस बेटी का मर्डर करवा देता है। अभी रिसेंटली जजमेंट आया है उसमें, एक नहीं ऐसे हजारों केसेस हैं, कोर्ट भरी पड़ी हुई है दहेज हत्या के केस से, तो उनके बारे में फिर क्या कहेंगे। तो इसका मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में रहे वो व्यक्ति क्रिमिनल कहीं पर भी हो सकता है, वो लिव इन वाला भी हो सकता है, और वो ये भी हो सकते हैं जो शादीशुदा परिवार में लाइफ में रह रहे हैं। अब बात यहाँ उठती है कि इनके हौसले इतने कैसे बढ़ जाते हैं कि ये किसी अपने पार्टनर का मर्डर तक इस क्रूअलिटी के साथ करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो मैं कहती हूँ कि एज ए सोसाइटी हम फेल हैं, और पैट्रियार्किकल माइंडसेट इसके लिए जिम्मेदार है। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आप जितना भी देखेंगे कि आखिर
मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि फीमेल इसका ही विरोध कर रही हैं, विरोध तो बहुत लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो निगेटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं वो किसके तरफ से आ रहे हैं ज़्यादातर, ये भी सोचने वाला सब्जेक्ट है। तो मेरा ये मानना है कि इन सारी चीज़ों पर कमेंट करने से बेटर है कि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं और जो ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनको कड़ी से ये कड़ी कमेंट सजा तो दिलाइए। इस मानसिकता को बढ़ाने वाले हैं, पोषक करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर इस तरह के कमेंट हो तो सीधी सीधी बात है, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ अगर कोई भी ऐसा क्राइम हो रहा है तो यानी कोई भी अगर इस तरीके के रिलेशन में गया तो वो लड़की की गलती है। बिल्कुल। लड़की की गलती ये थी या लड़कियों की गलती ये होती है कि वो किसी पर विश्वास कर लेती है, किसी को जल्दी अपना मान लेती है, उसको ये समझ लेते हैं कि हाँ ये भी तेरी तरह सोच रहा है, इसके मन में भी तेरे प्रति इतना ही प्रेम है जितना तुम करती हो। श्रद्धा का भी करेक्टर एसोसिएशन किया गया, श्रद्धा निर्भया का आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया में चिल्ला चिल्ला करके निर्भया के ऊपर भी उंगली उठाई गई कि वो 8 बजे रात को क्या कर रही थी। अगर यही सवाल कर दिया जाए कि वो जानवर प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको किसने इतने हौसले दे दिए कि एक बेटी जो अपने दोस्त के साथ जा रही है उसके साथ ही ये क्राइम करो। नहीं क्यों करे, रात के 8 बजे जाए 12 बजे जाए, उसका मतलब ये थोड़ी कि लड़की 12 बजे जाए। पास इक्वल भी उतना ही राइट है जितना बेटों के पास है। तो ये सोसाइटी के नॉर्म्स किसने कर दिए, ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर किसने बना दिया कि वो एक फीमेल है तो उसके लिए आपने माना कर दिया वो लिव इन में। अब ये सवाल है, बाउंड्री बना दी उसको। लिव इन में क्या श्रद्धा अकेले रह रही थी? आफ्ताब नहीं रह रहा था। करेक्टर पर उंगली तो उसके भी उठनी चाहिए। वो क्रिमिनल होने के साथ साथ अगर श्रद्धा हमारी करेक्टरलेस थी तो फिर आफ्ताब भी करेक्टरलेस था। और अब तो मैं क्या श्रद्धा अकेले रह रही थी? आफ्ताब नहीं रह रहा था। करेक्टर पर उंगली तो उसके भी उठनी चाहिए। वो क्रिमिनल होने के साथ साथ अगर श्रद्धा हमारी करेक्टरलेस थी तो फिर आफ्ताब भी करेक्टरलेस था और अब तो वो क्रिमिनल भी है। नहीं उसको करेक्टरलेस तो नहीं कह सकते सीमा जी, लेकिन लड़की हाँ सुनिए मैं बात आप समझिए कि लोग जो बात बोल रहे हैं मैं उस पर दोनों लिव इन में रह रहे थे, दोनों रह रहे थे ना। फिर बेटियों को चरित्रहीन क्यों कहा जाता है? और जिनके साथ रिलेशन में इनके एक और अगर ये बात मुझे लगता है बोलना बहुत जरूरी है, सोनागाछी को आप जस्टिफाई क्यों करते हैं? वहां पर पैसे लेकर के सोनागाछी में जहां पर ये चल रहे हैं रेड लाइट प्रोफेशनल काम जो होते हैं वहां पर कौन लोग जा रहा है? पैसा लेकर के कौन जा रहा है? जिसके पास पैसा है मेल पर्सन। वो पर्सन क्या अपनी वाइफ को ये बता रहा है कि हम आज वहां पर रेड लाइट एरिया में होकर के आए हैं? इसका मतलब है वो अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं है। और करेक्टरलेस आप किसको ठहरा रहे हो? उस लेडी को जो व्यवस्था के पूर्ण तरीके से वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन वो रहने को मजबूर है और उसकी मजबूरी को आप उसके करेक्टर से जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर श्रद्धा तो रिलेशन अपना निभा रही थी, वो तो उसके साथ रह रही थी, वो तो उसके साथ शादी करके आगे अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन इस क्रिमिनल माइंडसेट के व्यक्ति ने क्या किया? मारा और उसके 35 टुकड़े कर दिए। और आज पूरा हमारा देश का कहेंगे कि पूरा मीडिया हर लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस ढूंढने में नाकामयाबी एक तरीके से हाथ लगी है। पुलिस अभी बहुत कुछ कंक्रीट इसमें हासिल नहीं कर पाई है जिससे उस आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा हम दिला सकें। सवाल यही तो है ना सीमा जी, ये आफ्ताब ने 6 महीने बाद इस केस का खुलासा हुआ, लेकिन इन 6 महीनों में सारे सबूत उसने नष्ट कर दिए। और जो सबूत बताए हैं कि वो कूड़ेदान में उसने चापर डाला, DLF 3 फेज गुड़गांव में उसने आरी और ब्लेड डाला, लेकिन वो मिल नहीं रहा। यानी वो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर चीजें अब सामने ला रहा है, अपने बचने के हर रास्ते खोज लिए। आफ्ताब ने कन्फेशन किया, वो उसकी कन्फेशन पुलिस के सामने है। इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि पुलिस के सामने की गई कन्फेशन कोर्ट रूम में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन उतनी उसको एडमिट किया जा सकता है जिससे हमें कुछ सबूत मिले। उसने बताया कि हमने 35 टुकड़े किए, श्रद्धा हमारे बीच नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, प्राइमा फेसाई सारी चीज़ें क्लियर है। उसने कहा 35 टुकड़े किए, कहाँ कहाँ फेंके पुलिस ढूंढ रही है। और कुछ टुकड़े बरामद जो हुए हैं श्रद्धा की बॉडी के, अभी उनका DNA सैंपल जो है जाएगा, उसकी फिर FSL रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कि ये टुकड़े श्रद्धा के हैं या नहीं है। ये बात की बात है, तब पता चलेगा। लेकिन ये भी रियलिटी है कि टुकड़े मिल रहे हैं। ये भी रियलिटी श्रद्धा उसके साथ रह रही थी। ये भी रियलिटी है कि श्रद्धा गायब है, मर्डर हुआ, बाथरूम से भी ब्लड मिला है, जो आज का अपडेट है। अब आप आज का अपडेट है तो उसका भी सैंपल जाएगा, जो भी है उसकी फॉरेंसिक भी जांच होगी। अगर ये सारी चीजें
उससे रिलेट हो जाती हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 कहता है कि ये रियलिटी है कि श्रद्धा उसके साथ रह रही थी, ये रियलिटी है कि उन्होंने मुंबई छोड़ करके दिल्ली में रहने आए, श्रद्धा का परिवार के साथ कोई कांटेक्ट उसने ख़त्म करवा दिया था, श्रद्धा का मर्डर भी किया गया क्योंकि श्रद्धा कहीं है ही नहीं। उनके फादर ने जो कंप्लेन की है, अब आफ्ताब ने भी कन्फेशन कर ली। आफ्ताब की कन्फेशन के आधार पे जो चीज़ें, जो एविडेंस अगर मिल रहे हैं और उनकी अगर फॉरेंसिक जांच में फेवर में आते हैं तो डेफिनेटली आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और ये प्रोविज़न भी है क्योंकि ये सारी कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। भले ही कोई चश्मदीद नहीं है उस केस में जिसने इसको देखा हो मर्डर करते हुए। अगर हालांकि जो दोस्त, मैं आपको रोकना, जो दोस्त है उन्होंने कहा कि पिछली बार भी इसकी पिटाई की थी श्रद्धा की। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं उसी और बात पे आ रही वो हूँ। भी, हाँ, श्रद्धा के पिक्चर्स मीडिया में हैं, उस बेटी के नोज पे चोट है, डॉक्टर के पास भी वो गई है। एक डॉक्टर जो है महाराष्ट्र के, वो भी मीडिया में आए हुए थे, उन्होंने बताया कि श्रद्धा बात कर रही थी कि उसको दिखाना है, वो साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर। उसके अलावा श्रद्धा को चोट लगी है, उसकी व्हाट्सअप चैट है जिसमें वो बता रही कि उसकी बॉडी में इतना पेन है, आफ्ताब ने पीटा है, वो उठ नहीं पा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का अगर लीगल एस्पेक्ट में बात करें, मैं 6 की बात कर रही हूँ कि सारी कड़ियाँ जुड़ती चली जा रही हैं। तो फिर इस कंक्लूजन पे ये पूरी एक स्टोरी है, जो कि हर क्रिमिनल केस की एक स्टोरी होती है कि इसके पीछे चैन पूरा मोटिव क्या था, उसने मारा क्यों है। ठीक है, तो मोटिव उसका पता चल रहा है कि उसने क्यों मारा है। और ये जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, जो भी श्रद्धा की बोन्स मिले हैं इन सारी चीज़ों से, तो डेफिनेटली इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नहीं, उसने आज तो जो ऑनलाइन पेशी उसकी हुई है, जज के सामने भी स्वीकार किया है। तो जज के सामने इस ऑनलाइन, ठीक है, पुलिस कस्टडी में है जरूर, पुलिस ने कहा कि उसने स्वीकार किया। ऑनलाइन कस्टडी भले ही पुलिस की हो, लेकिन ऑनलाइन उसने जज के सामने भी तो स्वीकार किया, तो वो भी अपने आप में देखिए ऑनलाइन मैं जितना पढ़ रही थी, उसने ऑनलाइन जो वर्चुअल हियरिंग में उसको जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया, उसमें उसने जितना मैंने अपडेट अभी तक मेरे पास है कि उसने नहीं किया है। ये उनके वकील का कहना है, उनके वकील डिनाई कर रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं स्वीकार किया है। अब ये चीजें हमें कोर्ट रूम का जो ऑर्डर है उसमें देखना पड़ेगा, आज का जो ऑर्डर होगा, क्योंकि एवरीडे जब भी उसकी पेशी होगी सारी चीज़ कोर्ट अपना ऑर्डर उस पर रखती है, नोट करती है, सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा। तो क्या वो कोर्ट के सामने कन्फेस कर रहा है? अगर कोर्ट के सामने कन्फेस कर रहा है तो फिर वो गिल्टी है, उसको तो फिर बहुत ज़्यादा सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसमें स्पष्टीकरण ये है कि अगर वो ऑनलाइन यानी वर्चुअल अगर प्रेजेंस है जज के सामने, तो क्या उसकी भी उतनी वैलिड है जितनी वैलिड वो कोर्ट रूम में प्रेजेंस होने के बाद है? देखिए इसमें क्या है कि अभी ना तो मुझे लगता है कि आपके पास भी उतना कंक्रीट कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, ना मेरे पास भी है। अगर वहाँ पर पुलिस कस्टडी में वो है, चूंकि अभी वो पुलिस कस्टडी में है ना कि जुडिशियल कस्टडी में, अगर वो पुलिस कस्टडी में है इस टाइम, तो पुलिस कस्टडी में दी गई आज की भी कन्फेशन उसकी एडमिसेबल नहीं मानी जाएगी। अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है तो मानी जाएगी, तो फिर वो मीनिंगलेस। हालांकि जो उनका वकील है उनका ये कहना है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है, परिवार उससे मिलना चाहता है, परिवार अंडरग्राउंड नहीं है, जिस तरह की खबरें आ रही थी कि परिवार अंडरग्राउंड है, तो और ना ही उसने कन्फ्रेंस किया है कि मैंने मर्डर किया है, तो और ना ही वो सबूत मिल रहे हैं। तो ये बचने के रास्ते सीमा जी, अब मतलब जो है वकील हो या खुद जो है ये होने वाला हो, ये एक रास्ता निकाल रहे हैं अपने लिए। देखिए मैंने आज तक कंट्री में जो भी डिफेंस लॉयर जो भी डिफेंस लेते हैं अपने एक्यूज्ड का, तो हम उसको कहते हैं डिफेंस लेना। वो क्यों कहेगा कि एडवोकेट की हमारे क्लाइंट ने ये क्राइम किया है, वो तो उसको हर हाल में बचाएगा, उसके डिफेंस की चीज़ें रखेगा, राइट। दूसरा जो विक्टिम है वो चाहता है कि उसको पनिश किया जाए, सज़ा मिले, और विक्टिम के साथ साथ ये क्राइम जो है राज्य के खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है, स्टेट भी उसको पनिश कराना चाहता है कि ये क्राइम किया गया। यहाँ पर एक्यूज्ड का रोल क्या होता है कि उसने वो क्राइम किया, क्यों किया, क्या मोटिव था। लेकिन ये सच है कि एक ह्यूमन बीइंग का उसने इतना ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है, जिसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो अपने आप को हर हथकंडे अपनाने की, बचाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर सवाल साइकोलॉजी का है सीमा जी। वो लड़की को लगातार टॉर्चर कर रहा था, सुनने में आया कि 2019-20 से ही उसने पीटना शुरू कर दिया था,
टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, चोट भी आई जो फोटो हो जाए, और दिल्ली भी वो इसीलिए लेकर आया कि इस लड़के को ख़त्म करना है, क्योंकि परिवार से दूर हो जाएगी, उसकी लोकेलिटी से दूर हो जाएगी, तो इसके जो क्राइम है उसके छिपने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब वो लड़की के पार्ट्स फ्रिज में रखे थे, मतलब उसके पार्ट्स, तब भी वो नई लड़की को उस घर में लेकर आया। तो उसकी मानसिकता और जो बिहेव है वो आप इन चीज़ों से आप जज कर सकते हैं कि किस तरह की साइकोलॉजिकल। इसको कहते हैं हार्ड कोर क्रिमिनल, जिसको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इवन कि अगर कोई एनिमल को भी आप ऐसे कर रहे हैं, जो कि वो हैबिचुअल होते हैं, जो लोग भी इस तरीके से मांस वगैरह मीट का करते हैं, सेल करते हैं, तो वो हैबिचुअल और उस चीज़ों पे दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पार्टनर को जो कहेंगे कि लिव इन में रहने से पहले उनके अंदर वो फीलिंग्स, वो अट्रैक्शन, वो प्यार, वो सारी चीज़ें, वो इमोशंस, वो कहाँ गए सब? क्या श्रद्धा की उस टाइम क्या कंडीशन रही होगी? एक बेटी को, जिंदा इंसान को आप आरी लेकर के काट रहे हो, आप उसका कैसे मर्डर कर रहे हो? तो वो हार्ड कोर क्रिमिनल है। और कहा कि एक और चीज़ शर्मा जी, एक और चीज़, अभी भी पुलिस इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई है कि उसने, पता नहीं, हो सकता है जिन अदर गर्ल्स के साथ वो अदर जो भी ऐप थे उनके थ्रू मिलता था, उनमें से क्या वो सारी लड़कियां सही सलामत हैं? हाँ। कहीं उनके साथ ऐसा अपराध ना किया हुआ? 15-20 लड़कियों के साथ वो संपर्क में था, कुछ लड़कियों को घर पर भी लाया, तो हो सकता है कि कुछ और भी इस तरह के क्राइम के साथ उन्होंने ऐसा उसने क्राइम किया हो। तो ये एक बहुत बड़ा, और एज ए सोसाइटी मैं कहूँगी कि जहाँ पर ये क्राइम हो रहे हैं, तो कम से कम हमारे सराउंडिंग कौन रह रहा है, हमें इतना अलर्ट होकर के रहना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे नेबर में कौन है। लड़कियों को ज़्यादा होना चाहिए। वो लड़कियाँ इतनी इमोशनल क्यों हो जाती है, क्यों नहीं सोच पाती? तमाम तरह के क्राइम आते हैं। मुझे तो बहुत दुख होता है कि लड़कियाँ एकदम इतना विश्वास क्यों कर लेती है अंधा, पेरेंट से रिश्ता क्यों तोड़ लेती है? वो पेरेंट कितने भी बुरे हों, लेकिन कम से कम उनकी सुनना चाहिए। जब तक मतलब दोस्तों से रिश्ते तोड़ लिया उसने। देखिए, एक और बात मैं कहूँगी इसमें, मैं एक और चीज़ इस तरीके से बोल सकती हूँ कि इस पूरी सृष्टि की रचना में अगर कंपैशन की बात करें, एक बर्थ देने वाली, जन्म देने वाली स्त्री माँ, अगर उसके अंदर वो संवेदना भावना नहीं होगी ना, तो शायद वो माँ बनने की भी नहीं सोचेगी, क्योंकि वो हद लेवल के पेन से गुजरती है। सभी जानते हैं सारी चीज़ें। उसके अंदर कंपैशन है, वो रिश्ते में है, रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहती है, वो निभाना चाहती है, वो कंटिन्यू करना चाहती है। लेकिन सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। तो गलत जो रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रही है, जो नेचर को प्रोटेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है माइंडसेट किसका बदलना चाहिए? बदलना मैन का चाहिए। क्या कहता है? ट्रस्ट की बात करता है। रिलेशन, हर रिलेशन ट्रस्ट पर है। ट्रस्ट की बात करता है। तो ट्रस्ट तोड़ने वाले का माइंडसेट कैसा चेंज हो, उन पर ज़्यादा वर्क होने की ज़रूरत है। फीमेल तो सोसाइटी को स्टेबल किए हुए हैं, फीमेल के वजह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे वो फैमिली का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सोसाइटी का हो। अदरवाइज आप देख लिए देश की पॉलिटिक्स, देश हमारे पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, चाहे वो रिलीजियस प्लेस पे बैठे लोग हों, ये इन लोगों ने, अगर सभी लोग, इतना सब कुछ सही था, तो फिर समस्याएं कहाँ से पैदा हो गई? जब तुम्हारा बनाया हुआ फाउंडेशन इतना अच्छा था, तो फिर इस तरीके के हार्ड कोर क्रिमिनल पैदा कहाँ से हो रहे हैं? क्या इनको बेटियां पैदा कर रही हैं? क्या उनको इस तरीके की अपब्रिंगिंग कौन कर रहा है? सोसाइटी कर रही है, पेरेंट्स कर रहे हैं। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर किसके हाथ में है? क्या सिर्फ आप उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर में उस माँ को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं? सीमा जी, मेरा कंसर्न ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको हाँ, सुनते भी हैं, इंटरव्यू भी जाता है, बहुत सारी लड़कियां सुनती हैं। तो एक और बात मैं कह रही हूँ, साथ ही साथ बिल्कुल इतना हमें अलर्ट होकर के रहना चाहिए। बेटियों को, देश की बेटियों को मैं कहना चाहती हूँ कि जो पार्टनर आपके साथ है वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी डिग्निटी को डैमेज ना करे, वो ट्रस्ट वर्दी इंसान हो। जिसने आपका भरोसा तोड़ा है वो कभी भी बाद में भी भरोसा तोड़ेगा। श्रद्धा को पहले भी पीटा उसने, वो क्यों श्रद्धा उन चीज़ों से नहीं निकल पाई? तो पहली बात कि श्रद्धा जब इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की थी, वो मुंबई से जब दिल्ली रहने के लिए आई, तो वो इतनी कैपेबल थी हमारी बेटी कि उसको छोड़ती। लेकिन क्या उसके सराउंडिंग माहौल रहा होगा? ऐसे टाइम पे जब इंसान परेशान होता किसी रिलेशन में, क्राइसिस से, इन सारी चीज़ों से, तो ज़रूरी होती है उसके दोस्त, उसके परिवार उसके सपोर्ट में खड़े रहें। तो श्रद्धा का उसके परिवार से भी एक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं था उस टाइम में। क्या सिचुएशन में वो रही होगी? तो मैं मेरी बेटियों से यही कहना चाहती हूँ, मेंटली भी स्ट्रांग बनिए, इमोशनली भी स्ट्रांग बनिए, फिनेंशियली भी स्ट्रांग बनिए। हर तरीके से आप अपने आप को स्ट्रांग करिए। और अगर आपके इमोशनली भी आपको डिच किया जा रहा है, तब भी अपने आप को स्टेबल करिए, क्योंकि
आप उस व्यक्ति के लिए अगर इमोशनल हैं, जो आपका पार्टनर अंडरस्टैंड कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए अगर आप इतने इमोशनल हैं, जो आपको बार बार चीट कर रहा है, जो आपको अब्यूज कर रहा है, और उसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशन में हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इस सोसाइटी में उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। एक्सेप्ट भी नहीं, अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही है। क्योंकि मेरा अनुभव भी ये है सीमा जी, इंसान बदलता नहीं है। उसका एनालिसिस आप करेंगे, प्रेम से हटके भी अगर बात करेंगे, उसको देखना चाहिए कि उसका जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना खतरा भरा। बिल्कुल। और वो जब श्रद्धा के साथ भी रिलेशन में था, तो वो अन्य लड़कियों के साथ भी है रिलेशन में, तो इस तरीके के इंसान कैसे ट्रस्टवर्दी हो सकता है। तो मेरी बेटियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हम लोगों को मौका मिला है, आगे तो हम लोगों को पढ़ने का भी मौका, घर से बाहर निकलने का नहीं मिला। आज हम लोगों को अगर मौका लगा है आगे बढ़ने का, घर से बाहर निकलने का, तो हो सकता है कि हम लोग इमोशनल क्राइसिस में रहें, हमें वो रिश्ते ना मिलें जो हमें रिस्पेक्ट और प्यार दें, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करना तो हमारी खुद के प्रति ये जिम्मेदारी है। जी ये बताइए, क्षणिक गुस्सा आया, संबंधों में गुस्सा आया, गुस्सा क्षणिक आया, आपने चलो ठीक है, कोई किसी को इतना मार सकता है, इतना पीट सकता है कि उससे उठा ना जाए, उसको खून निकाला है, उसको चोट, क्या इतना, मतलब गुस्सा इतना कंटिन्यू चलता है। ये एक कोई भी कहेंगे इस हमारे एक यूपी में इटावा में जो कि कोई निर्दयी ही होगा, वो ऐसे भी वो ऐसा कैसा प्यार है कि जो उसको इतना मार दे और उस फिर प्यार से कि बाबू मैंने प्यार से मार दिया। वो प्यार नहीं है, वो रिश्ते का कोई मतलब नहीं है जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है, जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है। प्यार बाद में आता है, रिस्पेक्ट पहले आता है। रिस्पेक्ट जहाँ होगा, वो कोई किसी पर ना तो हाथ उठाएगा, कोई किसी को अब्यूज नहीं करेगा, कोई किसी के साथ चीट नहीं करेगा, वो उसके इमोशंस के, उसके परसेप्शन से भी चीजों को रिस्पेक्टफुली देखेगा। यही बात सीखनी है इस देश की लड़कियों को। नहीं, मेरी बेटियां, देखिए मैं कहूँगी ऐसा नहीं है, मेरी बेटियां बहुत ब्रिलियंट हैं, समझदार भी हैं, ओलंपिक में अपने आप को प्रूव कर रही हैं। यूपीएससी में, हालांकि ये दोनों को सीखना, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं बेचारों के साथ, उनके होते हैं, सभी को सीखना। यूपीएससी में मेरी बेटियां टॉप कर रही हैं, हर जगह पर हैं, ठीक है। लेकिन जो उनका पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर वो उनके अंदर कंपैशन है, तो उस कंपैशन के वजह से अगर उनका मर्डर हो रहा है तो ये गलत है। तो उस इंसान को सुधरना चाहिए, सोसाइटी उसको सुधारे जो हार्डकोर क्रिमिनल है। क्या हम बेटियां अपने कंपैशन को कम कर दें? क्योंकि इसके लिए हमारा जो करुणामय, हमारा जो नेचर होता है, जो फीमेल का नेचर है, कंपैशन अगर नहीं रहेगा तो प्रकृति नहीं रह पाएगी, संवेदना खत्म हो जाएगी। गलत किसको, गलत लेकिन उसको मैं उस चीज को बता चुकी हूँ ना कि हाँ, इतना करना है कि कोई आपको ही ना मारने पर उतारू हो जाए और आपको इस हद तक डिस्ट्रॉय कर दे कि आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। उस लेवल पे हमें जाकर के चीजों को एडजस्ट नहीं करना है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी श्रद्धा के पिताजी की। उस लड़की के बाद भी उनका मतलब संवेदना है, वो लगातार बीमार है। आपसे बात हुई है क्या? देखिए, ये चीज़ें मैं कहूँगी कि अभी मैं कुछ नहीं इस पे कह सकती हूँ, लेकिन श्रद्धा के फादर के साथ मैं भी कहूँगी कि वो लड़ते रहें, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और आगे आएँ, मीडिया में लोगों से मिलें, वो बात करें, और पूरे देश उनके साथ खड़ा हुआ है। ये सवाल है कि उस लड़की जो आया कि उस लड़की ने रिश्ता तोड़ लिया, पिताजी से छोड़ गया कि बेटी नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी एक पिता जो उसका कर्तव्य है वो आज भी उस लड़की के लिए लड़ रहा है। आपको एक बात, मैं लोगों की ओपिनियन तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना, जो ब्लड रिलेशन होते हैं, वो कभी टूटते नहीं है किसी के कहने से या कम्युनिकेशन गैप हो जाने से भी नहीं, कम्युनिकेशन बंद करने से भी वो रिश्ते नहीं टूटते। उन रिश्तों की रिस्पेक्ट, उनकी सोच, उनका हर चीज, जो एक सराउंडिंग माहौल रहता है, वो हमेशा इंसान की मेमोरी में होता है। इसलिए भी कल आपने सुना होगा, एक लड़की का मर्डर दिल्ली में कर दिया। उस लड़की ने गैर बिरादरी में शादी की थी, उस तो बाप ने गोली मार दी और जो है ब्रीफ केस में लड़की को पैक किया, फेंक दिया सिर्फ इस वजह से। लेकिन यहाँ एक बाप है जो रिश्ता तोड़ने के बाद भी, उसके जाने के बाद भी आज भी लड़ रहा है। सोसाइटी का दोनों पार्ट हैं, और ये भी सच है कि कितने फादर आज की डेट में ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों को अपने बेटों के बराबर इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दे रहे हैं। तो ऐसे फादर भी तो हैं, श्रद्धा जैसे पिता भी हैं। तो एक वो क्रिमिनल जिसने अपनी बेटी को मारा है इंटरकास्ट मैरिज के वजह से, तो वो जेल में जाएगा
और जेल में ही उसकी जगह है, और आज उसकी आलोचना आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ, और कितने लोग आलोचना कर रहे हैं। तो उसको ऐसे लोग भी हैं, हैवान हैं, जो अपने बच्चों को समझते हैं कि हमने पैदा कर दिया, अब उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। शायद बेटा हो तो नहीं मारता उसको, मतलब लड़कियों को लेकर मतलब सारी इज्जत लड़कियों के सर पर रख दी कई गई। जगह पर बेटों को भी मार दिया जाता है ऑनर किलिंग बहुत कम, 1%। ऑनर किलिंग के मैटर में। लेकिन सबसे इजी जो टारगेट होती हैं वो फीमेल होती हैं। चाहे अगर हम भ्रूण हत्या की बात करें तो बालिका भ्रूण हत्या इस देश में की गई है, चाहे हम फिर मैरिज में बात करें 304 बी के, हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात करें 498 ए की। आप बताइए कितने लड़के होते हैं जो ससुराल में पिटते हैं जाकर के, जब वो जाते हैं तो महाराजाओं की तरह उनको बिहेव ट्रीट किया जाता है। और एक बेटी जो परमानेंट इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रही, नए रिश्ते मिल रहे हैं, उसके दोस्त माँ बाप सब छूट जा रहे हैं, उस घर में एडजस्ट करने को कहा जा रहा है, और उस घर में उसको एडजस्ट करने को कहा जा रहा है, लेकिन उस घर के लोग उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और बाद में उसको मार दिया जाता है। अगर हम सोसाइटी में बात करें तो बहुत सारे जॉब करने वाले प्लेसेस पे आज सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये बनाना पड़ा कि 0 टॉलरेंस होगा, जहाँ पर हमारी बेटियां काम करी उनके साथ वहाँ पर अब्यूज हो रहा है। ठीक है, तो सच्चाई तो ये है कि जो नियर डियर के लोग हैं ज्यादा शोषण वही करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और जो कि मैटर बहुत सारे हाईलाइट भी नहीं होते, बाहर के मैटर तो हाईलाइट भी हो जाते हैं। तो एज ए सोसाइटी, परिवार की इज्जत के नाम पर, शर्मा जी, एज ए सोसाइटी हम सब लोगों को इन सारी चीज़ों पर एक बार दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। और एज ए कहेंगे कि जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, हम स्टेट जो हमारा है सॉवरेन कंट्री है, एज ए स्टेट भी हमें ये अपना देखने की ज़रूरत है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की कहाँ फेलियर है, क्या जो कन्विक्शन रेट है वो कम है, क्या हमारी पुलिस की फेलियर, इस तरह की मानसिकता अभी भी जिंदा है, जुडिशरी जो है उसका लोगों में डर नहीं है, ये क्या है। तो हमें दोनों एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी है, मैं कहूँगी मेरी बेटियों को अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करिए। और ये आप तभी होंगी जब आप फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगी। फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग तभी होंगी जब आप घर से बाहर निकलेंगी, अच्छी एजुकेशन लेगी, अवेयरनेस आपके अंदर होगी और आप वर्क करेंगी। ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, ज़रूरी नहीं आप IAS ऑफिसर बने, आप छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, आप अपने छोटे छोटे स्टार्टअप कर सकती हैं। अगर आपके फादर घर में आपके दहेज में 4 व्हीलर कार दे रहे हैं तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रति कि उस कार को चलाना खुद सीखिए, बजाय हस्बैंड आपकी ड्राइविंग सीट पर बैठे। खुद ड्राइवर बनना सीखिए, खुद मालिक बनना भी सीखिए। जिस दिन आप मालिक बनेंगी उस दिन आपके कत्ल होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि फीमेल किसी का कत्ल नहीं करना चाहती हैं। वो खुद जन्मदात्री हैं, वो सृष्टि की रचना करना चाहती हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती हैं। लेकिन दूसरी बात मैं कहूँगी कि इस सृष्टि की रचना को बनाते बनाते हमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। और अगर हमारे द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर जो कि मानवतावाद की बात करेगा, जो कि कंपैशन वाला होगा, तो डेफिनेटली समाज की डेफिनेशन को हमें भी डिस्क्राइब करना चाहिए कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा हो। क्योंकि ये बात सिर्फ फेमिनिज्म की नहीं है, ये बात है सोसाइटी में जो गलत चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट भी जा कर के सोसाइटी, डिफंक्शनल सोसाइटी को सही करने की बात है। इसीलिए अपने आप को एम्पावर्ड करिए। थैंक यू। ये केस सीमा जी, क्या इसका लगता है कि ये जो कोशिश की जा रही बचने की, बच पाएगा क्या आफ्ताब? मुझे नहीं लगता है कि ये बच पाएगा, क्योंकि कन्फेशन है और बहुत सारे सबूत भी मिल रहे हैं। अब मेन जो इसमें है कि चूँकि मैंने कहा जस्मदीद गवाह नहीं है, और जो DNA सैंपल है उसके अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट श्रद्धा के मैच करके उनके फादर, तो डेफिनेटली सबूत तो जरूर आना है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थी सीमा समृद्धि कुशवाहा, जिनका कहना था कि अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। एक मैसेज जो इस कम्युनिकेशन से आया वो ये कि लड़कियों को इमोशनल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा, ये जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसी भी रिलेशन में हो, मैरिज में हो या लिव इन में, कि आपके साथ जो है वो कितना अच्छा है, किस तरह का बिहेव है। अगर उसका बिहेव अच्छा नहीं है तो उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।